ठीक है। अब ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ रोज़ होती है लेन देन की, पर इसमें से हमें क्या देखना है कि ये जो सारी की सारी कोई भी एक्टिविटी है वो दो चीज़ में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। एक हो गया इकोनॉमिक, एक हो गया नॉन इकोनॉमिक। तो जैसे ही एक पहले ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया था, वही एग्जाम्पल को मैं घूम फिर के आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे बोलेंगे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे बोलेंगे, वो एक वापस एक छोटे से एग्जाम्पल से देखेंगे। और ये जितना सारा कुछ लिखा है वो आप आपके हिसाब से पढ़ के फिर आपके जो एग्जाम में आंसर होता है वो लिख सकते हो। आपके मेन कंसेप्ट अभी मेन टारगेट आपका अभी है कंसेप्ट क्लैरिटी, और ना ही कि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हम हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अभी जो अगला हमारा कंसेप्ट है वो है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। हमने राम का एग्जांपल दिया था कि राम का टूथब्रश और टूथपेस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। अब राम सुबह गया, दुकानदार से ख़रीदा, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिंपल। अब राम जाता है, घर से बाहर तो निकलता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके चाचा जो ऊपर रहते हैं उसके पास शायद हो सकता है। तो वो ऊपर जाता है और चाचा से बोलता है कि मेरा टूथपेस्ट अभी ख़त्म हो गया है और टूथब्रश ख़त्म हो गया है। तो उसके चाचा क्या करते हैं कि उनका जो अंदर पेंट्री होता है वहाँ से वो निकालते हैं एक्स्ट्रा स्पेयर टूथब्रश और एक टूथपेस्ट निकालते हैं और उसके भतीजे को दे देते हैं, राम को। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे नीड थी, हाँ थी, राम की थी, उसको सप्लाई हुआ, यस उसके चाचा ने उसको सप्लाई किया जो उसकी नीड थी उसको। चलो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, नीड और उसका सप्लाई सामने हो गया। पर क्या ये प्रॉफिट के इंटेंशन से हुआ था? क्या उसके चाचा ने ऐसा सोचा था कि ये 25 में मैंने खरीदा था, मैं इसको 30 में बेचूंगा मेरे भतीजे को? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था उसने। उसने तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उसके भतीजे को दे दिया। तो ये ट्रांजैक्शन जो है उसको नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अगर आप कोई पनीर की सब्जी खाते हो, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट में जाके, और वहाँ पे बोलता है कि ये तो 250 रुपये की सब्जी हो गई, तो आपको उसको 250 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि आपकी नीड थी, उसने आपको सप्लाई किया विथ इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया। पर वही पनीर की सब्जी अगर रात को आपकी मम्मी आपको बना के देती है तो इट इज़ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो इसमें आपकी मम्मी आपके ऊपर ये 250-300 का बिल आपके ऊपर नहीं डालेगी। तो हम फटाफट एग्जांपल्स देख लेंगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जो प्रॉफिट के इंटेंशन से होती है, वो ये रहा, वी कैन अर्न आर लाइवलीहुड, ये रहा। मतलब हमारा घर घर का खर्चा उस पैसों से कमा के निकालने का हमारा इंटेंशन होता है, या फिर कोई भी अलग हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या ज़रूरी है? उसके वहाँ से पैसे की इनकम करना। वेर एज नॉन इकोनॉमिक के लिए क्या ज़रूरी है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी सारी एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शन होते हैं विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपथी, सेंटिमेंट्स एंड पैट्रियोटिज्म, और कोई भी ऐसे सारे फीलिंग्स हो, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल देख लिया। तो ये सारे वर्कर अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है, मैनेजर कोई ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, एक टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, तो ये सारे जो है वो पैसे कमाने के इंटेंशन से है। तो ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाते हैं, ठीक है। इसके सामने अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो अगर एक हाउसवाइफ है वो घर में खाना बनाती है उसके फैमिली के लिए, या फिर एक लड़का है वो एक ओल्ड मैन को रास्ता क्रॉस करने में हेल्प करता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है क्योंकि इसमें पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये लव, सिंपथी, अफेक्शन और काइंडनेस, ये सारे रिक्वायरमेंट्स, ये आई मीन ये सारे फीलिंग्स के लिए किया होता है। अब हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई, और ये एक्टिविटीज़ को हमने डिवाइड किया था इकोनॉमिक में और नॉन इकोनॉमिक में। अब क्योंकि नॉन इकोनॉमिक में पैसे की कोई लेन देन है ही नहीं, तो वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, तो उसको आगे कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इकोनॉमिक बचा था, इकोनॉमिक को हम कैसे डिवाइड करेंगे? इकोनॉमिक को हम डिवाइड करेंगे 3 चीज़ों में। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये तीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड करेंगे। अगर आपको याद है तो आपने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि हम बिजनेस को दूसरी एक्टिविटीज़ से कैसे डिफ़र करेंगे, कैसे उसको कंपेयर करेंगे, तो ये हम आगे सीखेंगे। उसके पहले बिजनेस का समझना ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ को नहीं समझते तब तक आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दूसरी चीज़ों से। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो आंख बंद करके आप खुद याद करो, हमें अब नहीं पढ़ेंगे, हम एक के बाद एक बस याद करेंगे कि सबसे पहला क्या था?
इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो तो हमने अभी देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये बहुत ही सिंपल है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको ये दोनों साल में बहुत आएगा, 11th-12th में हर चीज़ में कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बेसिकली एक ही होता है कि उसका अगर डेफिनेशन आपको देना है कि ये कोई चीज़ है, उसको डिफाइन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके हिसाब से वो पूरी चीज़ को डिफाइन करते हैं। जैसे एक इंसान हो गया, तो इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई उसके पास एक दिमाग होता है, उसकी दो आंखें होती है, उसके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, उसको पूंछ नहीं होती है। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको बोलने से आप एक इंसान को डिफाइन कर सकते हो। तो अब डिफाइन किसको करेंगे? अब एक बिजनेस एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नेचुरली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसका मतलब एक माँ अपने बच्चे के लिए जो रात को सब्जी बना के देती है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, तो ये इसके स्कोप में नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे पहले क्या हो गई? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। ठीक है, इसको आप कर दो हाईलाइट। दूसरा हो गया, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ लिया। इसका प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब भाई आप कहीं से लाओगे ही नहीं जब तक, तो बेचोगे कैसे? तो उसका कहीं पे प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, या तो कहीं से आपने उसको प्रोक्योर किया है। प्रोक्योर किया है मतलब कहीं से खरीद के आप लाए हो, या कहीं से आप अभी लोन पे लेके आए हो, मतलब आपने पेमेंट तो नहीं किया है लेकिन आप लेके आए हो, और जितना होगा वो रिटर्न कर दोगे, और जितने बेचे उसके आप फाइनेंशियल सेटलमेंट कर लोगे। तो कोई भी तरीके से आप लाए हो, तो दो चीज़ ज़रूरी है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। या तो आप बना सकते हो या तो आप कहीं और से ला सकते हो, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो पहला हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। दूसरा पॉइंट हो गया कि ये एक वो बेचने के पर्सपेक्टिव से होता है, लेकिन उसके पहले प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ज़रूरी है। जब तक आप आपके पास ही नहीं लाओगे, आप दूसरे को कहाँ से दोगे? ठीक है, तो गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, ये सारे कंज्यूमेबल आइटम्स हो गए। अब गुड्स जो है वो कहाँ से आते हैं और वो किस तरीके के होते हैं? तो ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम्स होती है डेली यूज, सच एज शुगर, घी, पेन, नोटबुक। ठीक है, ये सारे हो गए। और सर्विसेज क्या हो गई? अब ट्रांसपोर्टेशन हो गई, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब फॉर एग्जांपल ये क्यों सर्विसेज में भी क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको चलानी है, लेकिन अभी तक आपने गाड़ियां ही नहीं लाए हो, आप अभी तक अपनी बसें ही नहीं लाए हो, तो आप कहाँ से ट्रांसपोर्ट करके दोगे भाई? ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो कुछ लाना ज़रूरी है, कुछ गुड्स सर्विसेज के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ लाना तो ज़रूरी है। तो आप अगर 10 गाड़ी में इन्वेस्ट करते हो कि टैक्सी के हिसाब से चलाऊंगा मैं शहर में इसको, या फिर मैं बस करके इंटरसिटी इसको परमिट ला के इसको इंटरसिटी इसका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दूंगा, तो उसके लिए पहले बस और ये सब लाना तो ज़रूरी है ना। तो बिजनेस एक्टिविटी जब तक लाओगे नहीं तो शुरू कैसे होगी? तो ये भी हो गया, सर्विस के लिए भी कुछ लाना ज़रूरी है और बिजनेस गुड्स के प्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है, इसके बाद आ गया सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ये भी आपने पढ़ लिया है, तो इसके ऊपर भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। Thus, one essential characteristic of business is that there should be a sale or exchange of goods or services between the seller and the buyer. Buying and selling ज़रूरी है, barter system नहीं चलती है, तो उसके बदले में आपको पैसे लेने पड़ते हैं। ये जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था वो आपकी बुक में है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो कि अगर घर पे खाना बनता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में बेचते हो तो वो बिजनेस कहलाता है। ठीक है, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब ये रेगुलर बेसिस क्यों ज़रूरी है? ठीक है, जो ये आपने ट्रांजैक्शन किए वो एक रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी अगर कोई गाड़ी है, गाड़ी अब मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं अगर वो गाड़ी बेचने जाता हूँ, तो वो गाड़ी बेचने से एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट हमारे ध्यान में आता है कि मैं गाड़ी बेचने वाला नहीं हो जाता हूँ। एक बार गाड़ी बेचने से मैं अगर कार सेलर बन जाता हूँ, फिर तो हर कोई इंसान बिजनेसमैन है वर्ल्ड में। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि इसका एक रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर एक इंसान है जो कंटिन्यूसली अपनी एक कोई उसके पास एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें सोल्ड मतलब सेकेंड हैंड कार्स रखता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग, तो ये कार सेलर हो जाता है, ना कि मैं एक बार बेचूं और मैं कार सेलर बन जाऊं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, तो उसको बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हो गया प्रॉफिट अर्निंग। ये भी आपने समझ लिया है, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया है
कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्रॉफिट के हिसाब से ही होना चाहिए, और अगर प्रॉफिट के हिसाब से नहीं होता तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फाइन। बिजनेस एक्टिविटी की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तो भाई ठीक है, ये सबको मालूम है कि बिजनेस कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी बहुत देर से चलता है, कभी बहुत जल्दी चल जाता है लेकिन फिर बंद हो जाता है, तो कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। एवरी बिजनेस invests money to run its activities with the objective of earning profit, but it is not, एक सेकंड हम नीचे जाएं, बट इट इज़ नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्नड। ठीक है, ये हम सबको मालूम है कि पैसे तो हम चाहे इन्वेस्ट कर ले लेकिन इसका प्रॉफिट का कोई सर्टेनिटी नहीं होता है। ऑल्सो देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज भी है। इसको आप दो पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज। तो ये हो गया। दूसरा एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये ऊपर वाले पॉइंट का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि कुछ सर्टेन नहीं है मतलब नेचुरली रिस्क आएगा ही। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये पटाखे तू मेरे से खरीद के जा, तो कोई मेरे को पूछेगा कि ठीक है तो ये सेफ है ना भाई, तो मैं बोलूँगा कि देख भाई इतना कुछ सर्टेन नहीं है। अब जब मैं बोलता हूँ सर्टेन नहीं है मतलब क्या, रिस्क है ना, तो ये अगला पॉइंट नेचुरली वही आएगा कि रिस्क है। तो ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क भी है कि भाई कोई अनडिजायरेबल इवेंट हो गई, कोई अनफेवरेबल इवेंट हो गई। फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे बिजनेस अभी सेटअप हुए होंगे कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी अगर ये कोरोना वायरस की वजह से जो अभी ये लॉकडाउन चल रहा है तो वो नए नए बिजनेस ने मार खाया। तो ठीक है ना, ये एलिमेंट ऑफ रिस्क होता ही है, नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो किससे हम झगड़ने को जाएंगे। तो ये एक चीज़ एक और हो गई, एलिमेंट ऑफ रिस्क हो गया। ठीक है, तो हम जो हमने ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए समझने में। तो फटाफट से हम देख लेंगे एक के बाद एक। पहली हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पैसे का लेन देन, चलो ठीक है। दूसरा हो गया प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट, आप लाओगे नहीं तो आप बेचोगे कैसे, चलो ठीक है ये भी हो गया। तीसरा तीसरा हमारा हो गया सेल ऑफ गुड्स, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, चलो ठीक है ह्यूमन नीड्स के लिए करते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, जब तक ये रेगुलर नहीं है तब तक आप एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाओगे इसको। पांचवा हो गया प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। हाँ बट प्रॉफिट अर्निंग अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो ये बिजनेस नहीं है, नहीं, क्योंकि लॉसेज का भी होता है, जो हमारा अगला पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का कोई सर्टेनिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस बढ़ जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज आ गया, और उसकी वजह से क्या होता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क आ जाता है। तो आप ये सारे अगर आपके क्वेश्चन में आपको पूछा है तो ये सारे पॉइंट्स आप समझ लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आई होप अभी तक जो है आपको कोई अगर कन्फ्यूजन नहीं है, और अगर है कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस डालो, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आ गया कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस तो हमने समझ लिया, तो अब कोई स्टूडेंट सोचेगा भाई ये दोनों क्या है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप आओगे आपको धीरे धीरे इसका डिफरेंस ऐसे ही समझ में आ ही जाएगा। पर ये 11th कॉमर्स में अगर आप हो अभी, तो इसके लिए आपको ये ऑन पेपर सिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि अगर कोई साइंस स्टूडेंट है उसको ये तीनों में डिफरेंस नहीं मालूम। सबको डिफरेंस पता चल जाता है जैसे आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंट्री लेते हो, लेकिन क्योंकि आप कॉमर्स में हो, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका जानना ज़रूरी भी है। ठीक है, ये तीनों के हम डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले ये छोटा सा जो बॉक्स है, ये बॉक्स हमें क्या बोल रहा है कि बिजनेस में बहुत सारी फंक्शंस होते हैं। अब ये नेचुरली आप आगे आगे देखोगे ही, 12th में इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आपका 12th का जो बिजनेस स्टडीज़ है, तो ये आप नेचुरली आगे देखोगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बस बताते हैं कि कोई भी अगर एक बिजनेस है तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे फाइनेंसिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, और ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ह्यूमन रिसोर्स, अब ह्यूमन रिसोर्स है मतलब जो आपका स्टाफ है, ब्लू ब्लू कॉलर या वाइट कॉलर। इसके बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग और जो कुछ भी है। मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब सेलिंग, जो आपने प्रोड्यूस किया है उसको गुड्स है उसका जो एक्सचेंज होता है, जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसको सेलिंग, ये सब इसके अंदर आएगा। और हो गया फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मतलब आप कहीं से अगर लोन लेते हो या फिर आपका जो कैपिटल गेयरिंग है वो उसको आप कैसे मैनेज करते हो, तो ये सारा आप आगे देखोगे, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।